वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने 3 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक शेयर किए हैं, ठीक है, जिसमें से एक मिड कैप का है और 2 लार्ज कैप के शेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाके उसको भी देख लो। आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इस ये वीडियो को कंसिडर करते हुए 2 ही वीडियोज़ हैं, तो एक तो आप देख रहे हो और दूसरी वो पोस्टेड है, ठीक है। चलो, अभी के स्टॉक पे बात करते हैं। अभी भी मैं 3 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स लाया हूँ, ठीक है, जो ऊपर से अच्छे खासे करेक्टेड है और इन्वेस्टमेंट लेवल पे हैं, ठीक है। आप इनको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले ना, मेरा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, मैं उसको एक बार फिर से रिविज़िट करूँगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग, फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में ही आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मेरे पास ये सर्टेन सिचुएशन मेरे को दिखेगी तभी मैं एंट्री लूँगा, वरना मैं स्टॉक में एंट्री नहीं लूँगा। ये क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई भी स्टॉक खरीदता हूँ ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं उसे बेचता नहीं हूँ। मेरे से नहीं होता है। वो ना मेरी जान बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही लोगों को पैसा बनता है जो उसको होल्ड करते हैं। होल्ड इन द सेंस ये नहीं कि कुछ भी कचरा उठा के होल्ड करना है, नहीं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को उठाना है, उसको होल्ड करना है, वो आपको लार्ज लॉन्ग टाइम में बहुत पैसा बना के देगा, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वो ये तीनों है, ठीक है। दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन आई रहनी चाहिए, ठीक है। बताऊंगा मैं वो कितनी। तीसरा है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे करेंगे। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब ऊपर से करेक्टेड स्टॉक्स हैं या लेना है, तो वो तो मंथली सपोर्ट पे ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग मंथली सपोर्ट को कंसिडर करते हुए इन स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। चौथा एफ आई आई डी आई म्यूचुअल फंड बाइंग। ये तीनों लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और इन पे भर भर के इनमें एफ आई आई डी आई आई और म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है। पांचवा फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ शेयर चार्ट, मतलब अगर हम लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप कोई भी कैप का शेयर ले रहे हैं, तो एक बार हमको इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका हिस्ट्री देखना चाहिए कि वो प्रीवियस टाइम कितनी बार करेक्ट, कितने परसेंट करेक्ट होता है और उस समय का रीज़न क्या था, ठीक है। उसको भी हम कंसिडर करेंगे इस पे। मिड कैप में, ठीक है, लार्ज कैप में मेरा एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है 20% के बाद। मतलब लार्ज कैप का कोई स्टॉक है तो अगर वो 20% गिरा है, उसके बाद ही मैं उसमें इन्वेस्टमेंट की सोचूंगा। मतलब 20% पे एक इंस्टॉलमेंट, 30% पे दूसरा, 40% पे तीसरा, अगर वो मिलता है तो, ठीक है। मिड कैप में वो मेरा क्राइटेरिया 35 to 40% से स्टार्ट होता है। मतलब अगर कोई मिड कैप का शेयर है, तो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट उसमें तभी जाएगी जब वो 35 to 40% करेक्टेड रहेगा। उससे पहले कुछ भी हो जाए, मैं उसमें नहीं घुसता हूँ। स्मॉल कैप की जहाँ तक बात है, तो स्मॉल कैप में क्या होता है, 70% का करेक्शन होता है। तो अगर आप ऊपर ही ले लोगे तो फिर नीचे एवरेज कैसे करोगे। तो मेरे लिए स्मॉल कैप क्राइटेरिया है कि 50% करेक्टेड रहेगा तभी मैं घुसूंगा, ताकि अगर वो 70% करेक्ट हो जाए, तो जो एक्यूमुलेशन का रूल कहता है कि आपके दाम से 20% नीचे आ जाए तब आपको उसको एक्यूमुलेट या फिर एवरेज करना है। तो 50 पे आप लोगे, 20% डाउन आ गया, 70 पे आप फिर एक इंस्टॉलमेंट खरीद सकते हो। सेम फॉर द मिड कैप, 35-40 पे आप लोगे, 15% डाउन आया आपके रेट से, वो 50% करेक्ट हो गया, आप उसको फिर से एवरेज कर सकते हो। उसके बाद रुक जाना है, ये नहीं कि शेयर गिरते जा रहा है मैं उसको एवरेज करते जा रहा हूँ, तब तो वो येस बैंक वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ी तेज बोलता हूँ तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने स्टॉक से, ठीक है। ये जो तीनों स्टॉक है ना, तीनों बहुत तगड़े स्टॉक्स हैं और लॉन्ग टर्म में आपको सिक्योरिटी के साथ पैसे भी बना के देंगे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टॉक है अपना डी मार्ट, ठीक है। डी मार्ट को हम लोग पहले चार्ट पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये देखो, 2021 में इसका टॉप लगा, ठीक है। इस टॉप से अभी क्या हो रहा है, इस टॉप से ही अभी करंट प्राइस पे 61 68 कंसीडर कर रहा हूँ, 35 68, 39% करेक्टेड है, ठीक है। तो लार्ज कैप के लिए मैंने क्या बोला, 25 to 20 के बीच में मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये अभी एक बहुत अच्छे लेवल पे है। प्लस देखो यहाँ मंथली सपोर्ट भी है, ये 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, अब ये तीसरी बार सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से ये 39% का करेक्शन दे चुका है और मंथली सपोर्ट पे है। तो मेरे मेरे जो क्राइटेरिया है उसमें मंथली सपोर्ट भी है, वहाँ पे ये है, करेक्शन भी अच्छा खासा हो चुका है। आप इसके हिस्ट्री में जाओगे, हिस्ट्री में आपको दिखेगा ये पहले कितना कितना का करेक्शन दिया हुआ है। यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये 34% का करेक्शन शो किया, यहाँ से 33% का, ठीक है। और अभी 39 पर, मतलब 30 to 40% का ये करेक्शन शो करता है।
तो इसने ये उसी क्राइटेरिया पे अभी भी चल रहा है, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब इसका ज़रा फंडामेंटल देखते हैं, ठीक है? आ जाओ, स्क्रीनर पे आ गया मैं, डीमार्ट लिखूंगा। ये स्क्रीनर फ्री में अवेलेबल है, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है? देखो, लार्ज कैप कंपनी है, 231 746 करोड़, आर ओ सी 19, आर ओ ई 14, डिसेंट है, ठीक है? स्टॉक भी 86 चल रहा है अभी, स्टॉक का वैल्यूएशन, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, 83 चल रहा है, ठीक है? अब देखते हैं इसका मीडियन पी, आप देखो, मीडियन पी 123 है, ठीक है? मतलब स्टॉक अभी सस्ता है, मतलब मार्केट जो स्टॉक को वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है वो है 123, ठीक है? अभी स्टॉक 86 चल रहा है, मतलब स्टॉक अपने वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहा है जो उसका ओरिजिनल वैल्यूएशन है, मतलब स्टॉक बहुत ही सस्ता है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है? देखो, आप लोग जो निफ्टी में सी ए जी आर निकालते हो ना, एस आई पी के लिए कि 15% का सी ए जी आर मिल जाएगा तो ये होगा वो होगा, ये देखो इसमें 23 की है जो कि बहुत अच्छी है। सेल्स ग्रोथ 28% से बढ़ रही है पिछले 10 साल से, बहुत अच्छी है। चलो, अब देखो, ट्रेंड 184 के पी पे है, एवेन्यू सुपरमार्ट आधा पे है, उसके सीधे आधा पे है, ठीक है? अब अगर, और मार्केट कैप में देखो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है? मतलब ट्रेंड बहुत महंगा चल रहा है अभी, इसी मार्केट कैप के साथ ट्रेंड का पी है 184, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप का फर्क है, ठीक है? तो इस हिसाब से डीमार्ट एक बहुत अच्छा बेट साबित होगा, ठीक है? अब अगर डीमार्ट भी इसके पी के का बराबरी करने उतरता है, 86 का 184 होता है, तो ये जो प्राइस है ना 3500, ये भी फिर 7,000 से 8,000 चला जाएगा और डीमार्ट ट्रेंड से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब आओ यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो, 74 प्रोमोटर, एफ आई आई डी आई, ठीक है? पब्लिक 8% अगेन, जहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम है वो शेयर अच्छा है। अगर यहीं पे पब्लिक 30-40% हो जाएगी तो फिर आप समझो कि शेयर कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है? बड़े लोग उनको माल जेब के आगे निकल जाते हैं, हम लोग जैसे, अगर जिनको समझ नहीं है उनको, ठीक है? तो ये अब डीमार्ट गिरा क्यों, यहाँ से स्टॉप से ये कितना बढ़िया जा रहा था, ठीक है? और अचानक इसमें सडन ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने में ये 40% करेक्ट हो गया। तो इसके साथ की स्टोरी क्या है कि एक तो इनका जितना स्टोर है, जो भी इनका स्टोर है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, ठीक है? जैसे दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, हरियाणा, जो भी है। मैं यहाँ बिहार में रहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इनका पूरे बिहार में एक भी सिंगल स्टोर नहीं है, ठीक है? तो ये मेट्रोपॉलिटन में है। अब मेट्रोपॉलिटन में इनके साथ कॉम्पिटिशन क्या आ रही है कि ज़ोमैटो, ज़ोमैटो तो नहीं है, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं सामान की, ये नहीं कर पा रहे हैं। अब भाई अगर आप गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जैसे सेक्टर में रहते हो जहाँ पे 10-10 घंटे जाम लगता है, तो आप सोचो आप क्या प्रेफ़र करोगे? आप एक कार या फिर बस में जा रहे हो, मान लो आप कार से ही जा रहे हो, डीमार्ट में जाते हो तो जहाँ तक, ठीक है, कार से जा रहे हो, आप अपना डीज़ल जला रहे हो, अपना कीमती टाइम निकाल के जा रहे हो, ठीक है? प्लस जाम में आप 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हो तब आपको सामान मिल रहा है। ज़ोमैटो, ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो क्या करते हैं भाई, 1 घंटे में सामान डिलीवरी, लो, वहाँ पे इनको कॉम्पिटिशन मिल गया। अब लोग डीमार्ट जाने से ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं कि ऑनलाइन सामान आ जाए, मैं जाम में नहीं फँसूँ, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा, डीज़ल पेट्रोल बचेगा उनका, पैसा बचेगा। जितने पैसे वो डीज़ल पेट्रोल में खर्च करके जाके डीमार्ट से सस्ता सामान खरीदेंगे, अगर आप अज़्यूम करो कि घर दूर है डीमार्ट से, तो वो सोचते हैं कितने पैसे मैं ज़ोमैटो या ब्लिंकिट को सर्विस चार्ज दे दूँगा, मेरे को सामान मिल जाएगा, ठीक है? तो ये 1 आवर में डिलीवरी वाले चक्कर में जो है सो डीमार्ट का थोड़ा-सा अभी हालत खस्ता चल रहा है, ठीक है? बाकी अगर आप इसकी मोनोपोली की बात करोगे, तो मान लो आपने एक स्टोर खोला, तो आप क्या करोगे उसके बाद? आप जाओगे नेस्ले के पास, आईटीसी के पास, आशीर्वाद जो भी है, दूसरे कंपनी के पास, पार्ले के पास, मारिको के पास कि मेरे को सामान दो, मैं बेचूँगा, ठीक है? कमाऊँगा। इनके साथ क्या है कि इनका कस्टमर बेस इतना तगड़ा है कि नेस्ले जैसी कंपनी इनके यहाँ आती है कि भाई मेरा सामान तुम अपने स्टॉल में डालो। समझ लो, तो कंपनी आ रही है दुकानदार के पास कि मेरा सामान अपने दुकान में बेचो, क्यों? इनका कस्टमर बेस को देखते हुए। तो फिर डीमार्ट को परचेजिंग पावर मिल जाती है। अब डीमार्ट बोलता है कि भाई तू मार्केट में इस सामान को 10 में दे रहा है, मेरे को 8 में दे। अब चूंकि डीमार्ट को 8 में मिलता है, तो जो सामान मार्केट में 10 में मिलता है, डीमार्ट उसको 9 में बेचता है। फिर डीमार्ट के पास कस्टमर बेस है भाई, कस्टमर को क्या चाहिए, बाहर से 1-1.5 रुपये सस्ता, एक अगर 10 का सामान 9 में मिल रहा है मतलब 10% नीचे मिल रहा है वो। 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है, तो 10 का सामान अगर 9 में मिला तो वो 10% सस्ता मिल रहा है। अब अगर आप 20,000 का सामान खरीदते हो
तो 2000 का गैप आ गया डीमार्ट में और बाहर के मार्केट में। तो ये एक सर्कल है जो डीमार्ट ने खुद क्रिएट करके रखा है, सप्लाई एंड डिमांड का। सस्ता में खरीदो, सस्ता में बेचो, फिर सस्ता में खरीदो, कस्टमर खुद पे आएगा। तो ये एक डीमार्ट के साथ बहुत अच्छी पॉलिसी है। बस ये 1 आवर डिलीवरी वाला जो है ना, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो का, ये इनको थोड़ा-सा परेशान कर रहा है। तो मैंने इनकी ये एनुअल एजीएम सुनी है, वो लोग इस पे भी कुछ डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है? आप भी सुनोगे तो आपको पता चलेगा, 3 महीने पुरानी एजीएम जो हुई थी। तो यार इतनी बड़ी कंपनी है ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ये ज़ोमैटो तो नहीं, ब्लिंकिट और ये ज़ेप्टो तो इनके सामने कुछ है ही नहीं यार, ठीक है? ये इतनी बड़ी 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो ये टैकल कर लेगी इस चीज़ को, ठीक है? ये अभी समय है, खराब न्यूज़ के साथ ही शेयर कम दाम पे मिलते हैं, याद रखना। और ऐसे ही शेयर पहले भी ऐसा कोई न्यूज़ होगा, कोई और न्यूज़ होगा जिसमें ये गिरा होगा, जो उन्होंने वहाँ पे खरीदा, वो उन्हें 6000 का भाव दिखा, ठीक है? आप यहाँ पे लो, इसके पास पोटेंशियल है कि हाँ, ये 3200 से वापस 6000, 7000, 7500 जा सकता है, ठीक है? फंडामेंटल सही है, बस एक 1 आवर डिलीवरी वाला थोड़ा-सा लफड़ा है, तो मतलब शॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है? और ज़ोमैटो, ब्लिंकिट भी कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि धड़ाक से एकदम चढ़ के बहुत डीमार्ट को टक्कर देके इसको हरा देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वो जब खराब न्यूज़ आती है ना, तो लगता है जैसे हाथी भी गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाथी हाथी होता है और कुत्ता कुत्ता ही हो जाता है, ठीक है? तो इसको, डीमार्ट को आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? अब हमारा दूसरा स्टॉक है रिलायंस, उसी क्राइटेरिया पे हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है? ये देखो, मंथली सपोर्ट था, मार्क करूंगा मैं, ठीक है? देखना, नहीं हुआ। एक, ये यहाँ से करेक्शन, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ब्रेकआउट, ठीक है? मतलब मंथली ब्रेकआउट आया, ठीक है? एक, सॉरी, 1, 2, 3, 4 बार इसी सेम जगह से रेजिस्टेंस लिया 1270 से, और ब्रेकआउट आ गया, और अब ये नीचे आया है, ठीक है? अब आप कहोगे यहाँ तो सपोर्ट टूट चुका है, अभी आप प्रॉपरली ये चीज़ नहीं बोल सकते हो, क्यों? देखो, ये सपोर्ट के नीचे गया, हैमर बना के ऊपर आया, और प्लस ये इस हैमर के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, मतलब लोअर लो क्लोजिंग नहीं मिली है, कंटिन्यूएशन नहीं मिला है। इसका मतलब हो सकता है रिलायंस यहीं कंसोलिडेट करके मुड़ जाए, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी है रिलायंस के लिए, ठीक है? अब ये हो गया, ठीक है? अब मैं ये देखता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर गया, नीचे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्री है, तो मेरे को फंडामेंटल समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि रिलायंस अभी सस्ता मिल रहा है। जी, आप जब यहाँ पे रिलायंस को सर्च करोगे, रिलायंस इंडस्ट्री आया, देखो स्टॉक का पी है 24, करंट पी है ये 24 चल रहा है, और मार्केट इसका पी है 26 का, मतलब मार्केट इसको 26 के वैल्यूएशन हमेशा से देता है, मतलब 26 का जब मीडियन पी आता है तो उसके बाद ये गिरता नहीं है। अभी इसका पी 24 है, मतलब ये मार्केट वैल्यूएशन से सस्ता चल रहा है, ठीक है? तो ये रिलायंस है, निफ्टी का सबसे बड़ा कंपनी, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी, अब सबसे बड़ा कंपनी, और ये आपको सस्ते में मिल रहा है। इससे अच्छा कोई पॉइंट इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है फिलहाल, ठीक है? ये सबसे बेस्ट और इकलौता ऐसा पॉइंट है जिस पे कोई भी इन्वेस्टर इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, बस थोड़ा स्लो रिटर्न मिलेगा इसमें, ठीक है? अब लेवल्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये इसके नीचे लोअर लो क्लोजिंग नहीं आ रही है हैमर के नीचे, तो मैं मानता हूँ कि ये यहाँ से मुड़ेगा। अब जो मेरा क्राइटेरिया है लार्ज कैप के लिए, क्या है लार्ज कैप के लिए, 20%, ठीक है? तो अब उसको देखते हैं, ठीक है? तो लार्ज कैप करेक्ट, ये कितना करेक्टेड है यहाँ से, सॉरी, हो जाएगा, ये करेक्टेड है अभी जिस स्थान पे ये है 1221 पे, 23% का करेक्शन अभी इसमें है। अब इसको यहाँ क्यों लेना है, पीछे मैं इसका हिस्ट्री देखूंगा कि ये कितना कितना करेक्ट होता है। यहाँ से देखो, ये 24% अभी आपको 23 पे मिल रहा है, ठीक है? ये यहाँ से पहला स्विंग से 19% अभी आपको 24 पे मिल रहा है, दूसरे स्विंग से जो बॉटम लगा 22% अभी आपको 24 पे मिल रहा है, और ये 14% अभी आपको 24% करेक्शन पे ये मिल रहा है। मतलब रिलायंस ऐसा लार्ज कैप स्टॉक जिसके हिस्ट्री में है कि वो 24% से ज़्यादा नहीं गिरा है। क्रैश की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल करेक्शन। अब क्रैश आएगा तो ये 30-40 भी गिरेगा, तो उस समय आपको डरना नहीं है, इसको लेना है। लेकिन अभी फिलहाल जब तक क्रैश ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है मार्केट में, तो आप इसको खरीदोगे, ठीक है? मैं खरीदूंगा, मैं अपनी बात करता हूँ।
ठीक है। तो ये नॉर्मल करेक्शन साइकिल में अपने हैं, ये 23, 24 हो सकता है 25 आ जाए और ये घूमेगा। तो अब इसमें कैसे करना है, तो एक इंस्टॉलमेंट, अच्छा मैंने डीमार्ट में नहीं बताया ना, वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसे डालना है, मैं कैसे डालूंगा, एक इंस्टॉलमेंट आप यहाँ कर दो 1215 पे, ठीक है। अब अगर मैं मानता हूँ कि ये ब्रेक कर देता है, तो कभी कभार क्या होता है ना कि ये बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है। तो मार्केट, रिलायंस क्या करेगा या बहुत ऐसे शेयर है, मार्केट क्या करेगा, बड़े लेवल को तोड़ देगा। रिटेलर्स को लगेगा ओ भाई अब तो ये गया, ठीक है, इसको बेचो इसको बेचो, और वो किसी छोटे से सपोर्ट से मुड़ेगा, ठीक है। किसी एकदम निग्लिजिबल जो सपोर्ट आपको दिखेगा नहीं वहां से वो मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये अगर टूटता है तो एक सपोर्ट ये है 1114, यहाँ पे आप एक एवरेजिंग कर सकते हो जो कि आपके दाम से होगा 8% नीचे। अब रिलायंस ऐसा स्टॉक जल्दी नहीं गिरता है इतना कि आप इसमें ये वेट नहीं कर सकते हो कि हाँ ये मैंने लिया इस मेरे दाम से 20% नीचे आएगा तभी मैं एवरेज करूंगा, नहीं, ये 10% पे एवरेज करने वाला स्टॉक है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, मतलब अगर आपका कॉर्पस 1 लाख का है तो 1213 पे आप ले लो 40-50 हज़ार का, फिर 1112 पे कुछ लो, और अगर वहाँ उस समय मार्केट में कोई अभी प्रॉब्लम चल जाए अचानक सडनली, तो ये एक सपोर्ट है 1000 का जो कि राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम बहुत बार देखो, ये मैं मार्क करूंगा, आप देखना, ठीक है। ये यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, निकल गया, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे लो 1100 और अगर 1000 आ जाए तब तो आंख मूंद करके मेरे भाई मतलब उठा लेना रिलायंस को, ठीक है। पागल की तरह ये पैसे बना के आपको देगा। और सबसे गजब बात क्या होती है ना कि जब ये क्रैश के बाद रिकवरी आती है ना तो क्विक आती है, तुरंत फटाक से, ये 2 से 3 महीना में आपको रिकवरी करके पैसे बना के देगा जब भी ये 1000 पे मिलता है तो, ठीक है। अब हम लोग एक बार डीमार्ट का भी लेवल देख लेते हैं, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट आप लो 3359 पे, ठीक है। वहाँ पे ये रुकेगा, रुकेगा ही रुकेगा, और अगर किसी भी कंडीशन में ये नीचे आता है तो स्टॉक और सस्ता हो जाएगा, तब आप एक इंस्टॉलमेंट 2700 पे लेना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आपके दाम से कितना करेक्ट हो जाएगा, 24%, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, इतना होना नहीं चाहिए, पर हाँ, अगर हो जाएगा तो आप ले सकते हो, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और ये सपोर्ट तभी मेरे को लगता है टूटेगा जब कोई वैसा, अब मान लो ये सपोर्ट पे और निफ्टी में क्रैश आ गया तब तो ये टूटना ही है, उसके लिए आप कंपनी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते ना कि कंपनी ऐसी कंपनी वैसे नहीं, वो कोई भी गिरेगा, तो वो है। अब हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स में क्या है, टाटा मोटर्स का करेक्शन साइकिल बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब इसमें जो करेक्शन वेव्स बनते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नॉर्मल करेक्शन आया 56% का, ये कोविड में 82% का भाई मेरे, ठीक है। ये नॉर्मल करेक्शन आया 32% का, मतलब इसमें थोड़ा रिस्क है, ठीक है, टाटा मोटर्स में। अब इसके साथ क्या है मैं बताता हूँ, ये बहुत लोगों को ये स्टॉक, ये रिटेलर फेवरेट स्टॉक है, क्यों 80 वाला 1200 हो गया है, मैं बताता हूँ क्यों हुआ था 80 वाला जो 1200 हुआ था, ठीक है। उसका कारण बताता हूँ, अभी मैं एक कार का ना रिव्यू देख रहा था, ठीक है। उस कार के रिव्यू में, मतलब वो बहुत 3 साल पुराना वीडियो था, अचानक मेरे सामने आया तो मैं देखने लगा उसको, टाटा नेक्सॉन था वो, ठीक है, 2020 मॉडल, इलेक्ट्रिक, ध्यान देना, 2020 मॉडल था, इलेक्ट्रिक, मतलब 2020 में, ये बात तो मेरे को भाई परसों पता चली कि टाटा मोटर ने 2020 में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया था। अब तुम सोचो, मतलब ये जो 80 रुपये से रैली आई ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के न्यूज़ पे आई, मतलब क्या उस समय ना महिंद्रा का इलेक्ट्रिक व्हीकल था, ना मारुति का, ना हुंडई का, ना निसान का, ना किसी का, इंडिया में किसी का इलेक्ट्रिक व्हीकल का वैसा नहीं था, मतलब मार्केट को लगा कि अबे बस अब टाटा मोटर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा और तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मार्केट न्यूज़ को वैल्यू देता है, ठीक है। अभी किसी सेक्टर के बारे में अच्छी न्यूज़ आ गई, ठीक है, कि जैसे आप मान लो कि टाटा मोटर्स को 1 लाख बस का ऑर्डर मिलने वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है, मार्केट उसी पे बूम हो जाएगा, यहाँ से 15% का रैली कर देगा, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, स्ट्रक्चर, स्टॉप लॉस, सेलिंग, फलाना ढिमकाना सब धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। अभी बस एक उसको एक ऐसा ऑर्डर मिल जाए 10,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का कोई ऑर्डर अगर उसको मिल गया कि हाँ इस गवर्नमेंट से मिला है, ये तुरंत 15% का रैली मार देगा, आप देखते ही रह जाओगे कि क्या टेक्निकल क्या फंडामेंटल कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ, स्टॉक गिर रहा था कोविड में, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुआ, मार्केट को लगा बस अब टाटा मोटर्स ही है, ये 80 वाला 1200 हो गया। अब
अब जब ये ऊपर से करेक्ट हो रहा है तो रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, 1200 पे खरीदा, 1100 पे खरीदा, टीवी में दनादन दिए जा रहे थे, 1100 पे बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, पर अब कोई नहीं दे रहा है। इसके पीछे का मेजर स्टोरी अब सुनो। जब टाटा मोटर 80 से 1200 गया तब ये अकेला था। अब जब ये 1200 से 700 आया है, तब आप देखो अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। टाटा मोटर अकेला नहीं है मेरे भाई, महिंद्रा की 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हो चुकी है। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो वापस रिविज़िट करो, मनी कंट्रोल या किसी भी जगह पे कोई भी ऑटो सेक्टर का न्यूज़ खोलो। मारुति भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहा है जो कि महिंद्रा के लिए भी खतरा बनी हुई है, ठीक है। hyundai की इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्टली है पर हाँ, मार्केट में तो है। फिर चाइना की BYD आ रही है, न्यूज़ में है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर उन्होंने सस्ता व्हीकल लॉन्च कर दिया तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, चाइनीज़ है नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट है वो, BYD की गाड़ी है, ठीक है। एलॉन मस्क का टेस्ला आने की बात थी, पता नहीं स्क्रैप में है प्रोग्राम या क्या है, जो भी है, पर हाँ। तो अब क्या है, जब ये पहली बार 80 से 1200 गया, कोई नहीं था इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अब 3-4 प्लेयर हैं। अब क्या है, पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल 1000 अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहा था तो उसमें क्या था, 999 टाटा मोटर्स के थे, 1-2 hyundai का था। पर अब जब महिंद्रा लॉन्च कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अब क्या है, 1000 में दिखने वाली बात होगी। क्या पता 1000 में 500 महिंद्रा के हो जाए, 500 टाटा मोटर्स के हो जाए, हो सकता है 700 महिंद्रा के हो जाए भाई, और 300 टाटा मोटर्स के रह जाएं। समझ रहे हो, ये खेल होगा। तो ये सोच लेना कि हाँ, फिर से ये आ रहा है नीचे, यहाँ से डबल हो जाएगा, मैं ना नहीं कहता, पर ये सोच लेना कि हो ही जाएगा, गलत है। स्टोरी बदल चुकी है, कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, कॉम्पिटिशन हाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, ठीक है। और प्लस टाटा को हाथ जोड़ के भाई कहता हूँ, इनके जो आफ्टर सेल सर्विस है ना भाई, हाथ ले लो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, ठीक है। बहुत बुरी है, सच में बहुत बुरी है। तो मतलब आप समझ ही रहे हो, कोई अब बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा 30 लाख का और वो ऐसा सेल सर्विस पाएगा ना, वो बेच देगा टाटा मोटर्स की गाड़ी को, ठीक है। तो ये तो खैर बाहर की बात है। तो ये अब इसमें पहले जैसी रैली आना अनएक्सपेक्टेड है, हाँ। अब अगर ऐसा हो जाए कि महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल एकदम थर्ड क्लास निकल जाए, मारुति की थर्ड क्लास निकल जाए, टाटा मोटर टॉप नॉच गाड़ी बेच रहा है, सब टाटा मोटर्स पे टूट रहे हैं, फिर ये बूम करेगा। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, पर फिलहाल इसका कंपटीशन हाई है, पहले वाली बात नहीं रह गई कि हाँ अकेले टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर्स है, जब कॉम्पिटिटर्स हैं तो फिर 100 में से कुछ तो कॉम्पिटिशन इनका वो लोग खाएंगे ही खाएंगे, डेफिनेटली, ठीक है। जैसे कि पहले एसयूवी सेगमेंट में सिर्फ महिंद्रा था, जैसे ही सफारी और हैरियर लॉन्च हुआ, उनका कुछ कंपटीशन इन्होंने खा लिया, ठीक है। बस मारुति के साथ क्या है, उनके छोटे गाड़ी इसका कंपटीशन कोई खा नहीं पा रहा है, ऑल्टो के टक्कर की गाड़ी नहीं है, बलेनो के टक्कर की गाड़ी नहीं है। कंपटीशन जब तक नहीं कोई खाएगा, सेल्स बनी रहेगी। लेकिन कंपटीशन को खाया, ठीक है, कंपटीशन को खाया जा रहा है। जैसे कि टाटा हैरियर ने एमजी हेक्टर को खा लिया भाई। जब एमजी हेक्टर आई थी बहुत तगड़ी चली थी, लेकिन इवेंचुअली सबको समझ आया कि नहीं, टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना है, रॉबस्टनेस पे जाना है। तो फिर आप देखो, आज एमजी हेक्टर कहीं नहीं आती है, टाटा हैरियर बूम पे है। ऐसे ही मार्केट महिंद्रा मारुति मिलकर टाटा मोटर्स का खाएंगी, आने वाले समय में पता चलेगा, ठीक है। तो अब इसको लेना कहाँ है, अब मेरे हिसाब से इसका पहला लेवल आता है 650 के आसपास, जो कि अभी भी यहाँ से 11% डाउन है, ठीक है। और फिर अगला लेवल आता है 595। अब इसको मैं कैसे करूँगा, मैं एक इंस्टॉलमेंट 650 पे डालूंगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट 598 पे डालूंगा, और फिर मैं रुक जाऊँगा। ये नहीं कि और नीचे आ रहा है तो मैं कर दे जा रहा हूँ, नहीं। फिर मैं एनालाइज करूँगा कि हो क्या रहा है इसमें। कोई ख़राब न्यूज़ है तो मैं उछाल देख के निकलूँगा, नहीं मेरे को लग रहा है कि नहीं होल्ड करना चाहिए तो मैं होल्ड करके इसको छोड़ दूँगा। अब ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट। अब जिन्हें लगता है कि ये उतना नीचे नहीं आएगा, तो ऊपर से ये डिसेंट 40% की करेक्शन है, आप तब आप 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे डालो, जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, कि हाँ मैं इसको यहीं पे ले लेता हूँ। एक बार 726 पे लो, एक बार 650 पे लेना, फिर एक बार 598 है ये ना, हाँ 592 पे लेना, और फिर रुक जाना। टाटा मोटर्स में यही स्ट्रैटेजी रहने वाली है, सही रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसको एक बार में लेने वाला नहीं है, ये कितना करेक्ट हो जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। बस यही था, यही 3 स्टॉक है, ठीक है। और इसको देखो, ज़रूरत पड़े तो पीछे वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है। उसमें भी नॉलेज मैंने सी है। और हाँ भाई, मैं कोशिश करता हूँ ना कि कुछ भी आपसे छिपाऊँ नहीं, अभी तो नया ही शुरू किया है मैंने। तो जितनी मेरी नॉलेज है, ठीक है, वो सब मैं आपको दूंगा। आप भी पैसे कमाओ, मैं भी कमाऊंगा, हम सब लोग कमाएंगे, ठीक है। भगवान सब पे दया करे। चलो, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।